हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं जुलाई 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने एक मेजर टॉपिक राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित टॉपिक को फिनिश कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जुलाई माह में क्या समसामयिक घटना रही, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो है भारत और श्रीलंका के संबंधों के संदर्भ में कि इसके संदर्भ में क्या क्या इसके विजन रहे, क्या इससे संबंधित तथ्य हैं और इनकी क्या किस तरीके से व्यापार की स्थिति है, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। हाल ही में भारत और श्रीलंका ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया हुआ है। इसका शीर्षक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, समृद्धि को तीव्र करना और भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी विजन है। तो इसमें जो भारत और श्रीलंका का जो विजन डॉक्यूमेंट हाल ही में जारी किया गया है उसका शीर्षक क्या है? कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, समृद्धि को तीव्र करना और भारत श्रीलंका की आर्थिक साझेदारी का विजन इसके संदर्भ में इसके प्रमुख शीर्षक हैं। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि इसके अलावा दोनों के मध्य कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जैसे श्रीलंका में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस आधारित डिजिटल भुगतान सेवा की शुरुआत करना। दूसरा आता है त्रिकोणमौली में नवीनीकरण ऊर्जा आर्थिक विकास परियोजनाओं हेतु भारतीय रुपये को व्यापार के लिए मुद्रा के रूप में नामित करना है। व्यापार और लोगों की यात्रा को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने नागपट्टिनम तमिलनाडु और कांग के संतूरे श्रीलंका के बीच यात्री नौ सेवाएं शुरू करने का भी फैसला लिया हुआ है। आप जानते हैं भारत और श्रीलंका आर्थिक कनेक्टिविटी संबंधों के बारे में कि इनकी सबसे पहले जानते हैं कुल व्यापार के बारे में और कनेक्टिविटी के संदर्भ में। इनका कुल व्यापार भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे 2000 में लागू किया गया था। इस समझौते के तहत वर्ष 2021 में 5.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार के साथ भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन रहा था। भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। आप जानते हैं कनेक्टिविटी के संदर्भ में, जिसमें दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ओपन स्काई एयर बबल व्यवस्था जैसे समझौते किए गए। अब जानते हैं भारत श्रीलंका के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्रों में, जिसमें आता है व्यापार के संदर्भ में देखते हैं कि यह विश्व के 2/3 तेल का व्यापार श्रीलंका के दक्षिणी भाग से होकर गुजरने वाले जलमार्ग से जाता है। साथ ही कंटेनर की सहायता से होने वाली 50% माल की आवाजाही भी इसी जलमार्ग के माध्यम से होती है। भू राजनीतिक महत्व के संदर्भ में देखें कि श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति या सागर विजन का एक महत्वपूर्ण भागीदार है, जिसमें सागर का आशय होता है क्षेत्र के सभी सुरक्षा और विकास के लिए संदर्भ में होता है। इसके सैन्य महत्व को देखते हैं कि इसमें श्रीलंका अरब सागर बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है और यहाँ भारतीय नौसेना के बड़े ही भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास और इस्लाइनेक्स नामक नौसैन्य अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। और इसके सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में देखते हैं तो दोनों ही देश ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं और बौद्ध धर्म इन संबंधों का एक मजबूत आधार होता है, जिसमें श्रीलंका ने बड़ी संख्या में तमिल आबादी निवास करती है और भारत के तमिल लोगों को साथ ही इनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। अब आता है कि 2022 में आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की मदद में भारत की क्या भूमिका रही। इसमें देखते हैं कि भारत ऐसा पहला देश रहा जिसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में श्रीलंका की वित्तीय मदद और पुनर्गठन का समर्थन किया था और भारत ने श्रीलंका को मुद्रा स्वैप और क्रेडिट लाइन सहित खाद्य और वित्तीय सहायता से लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया हुआ था। भारत ने श्रीलंका को ईंधन, खाद्य और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कई खेपें भेजी हुई थी और भारत ने श्रीलंका की सरकार IMF और पेरिस क्लब के साथ गहन वार्ता की। इस वार्ता के परिणाम स्वरूप ही ऋण रहा तो वित्तीय सहायता से अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके संदर्भ में यहाँ देख लेंगे कि यह भारत और श्रीलंका की जो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी है, जिसमें ये पाक स्टेट का ही जाफना द्वीप है और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। यहाँ इसका तूतीकोरिन कन्याकुमारी का एक पार्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी लोकेशन को दिखाया गया। आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंधों में मतभेदों के बारे में कि इसके संदर्भ में किस तरीके के मतभेद पैदा हुए हैं। पहला आता है जैसे विश्वास की कमी का होना। किसी भी संबंधों के मजबूत होने की सबसे बड़ी कड़ी होती है विश्वास। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि विश्वास में कमी किस तरीके से हुई कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में गिरावट आई हुई है, जिसमें के कारण श्रीलंका के अधिकांश नागरिकों के मन में भारत के प्रति द्वेष की भावना विकसित हो रही है। मत्स्य संबंधी विवाद के संदर्भ में पाक जलमंडल में श्रीलंका
श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की घटनाओं के कारण दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव के अन्य कारणों में मत्स्य संबंधी अधिकार, मशीन संचालित नौकाओं के उपयोग में असहमति शामिल है। संसाधन संपन्न कचातीबू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए 1974 में एक समझौता हुआ, जिसमें इस द्वीप पर तमिल मछुआरों में कई सदियों से मत्स्य का पारंपरिक अधिकार प्राप्त था। आर्थिक और राजनीतिक संकट के संदर्भ में देखें कि हालिया संकट के कारण श्रीलंका भारत के साथ सहभागिता करने और आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने और नीतियों को लागू करने में क्षमता प्रभावित हुई है। चीन की बढ़ती उपस्थिति के कारण सामरिक मुद्दे के संदर्भ में कि चीन ने श्रीलंका में कोलंबो, हम्बनटोटा बंदरगाहों का निर्माण किया हुआ है, जिसमें चीन के द्वारा इन बंदरगाहों का निर्माण समुद्री रेशम मार्ग नीति के भाग के रूप में किया गया। तमिल लोगों के मुद्दों के संदर्भ में कि श्रीलंका ने तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। भारत निर्जातीय मुद्दे के राजनीतिक समाधान के 13वें संशोधन के तहत राष्ट्रीय सुलह पक्ष लेता रहा है, जिसमें श्रीलंका संविधान के 13वें संविधान संशोधन में प्रांतों की शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है, जिसमें अभी तक इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। अब आगे की राय में देखते हैं कि आगे भविष्य के लिए इसके संदर्भ में क्या सुझाव हो सकते हैं। कि जैसे पहला आता है कि निरंतर प्रयास करना कि हाल के वित्तीय और राजनीतिक संकटों को देखते हुए भारत की भूमिका प्रथम प्रतिक्रिया दाता के रूप में होनी चाहिए और इससे श्रीलंका के साथ संबंध और बेहतर हो सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग के संदर्भ में देखें तो बिम्स्टेक और सार्क जैसे क्षेत्रीय मंचों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे व्यापक सहयोग और साझा चुनौतियों के समाधान के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। मछुआरों से संबंधित मुद्दों का स्थायी समाधान के संदर्भ में कि दोनों देशों में द्विपक्षीय वार्ता की सहायता से मछुआरों से संबंधित मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। आतंकवाद से निपटने के संदर्भ में कि हाल ही में श्रीलंका में हुई आत्मघाती हमले इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित थे और आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी प्रयासों में अधिक सहयोग के लिए आवश्यकता है। विश्वास पैदा करने के संदर्भ में कि इसमें श्रीलंका और की भौगोलिक और आर्थिक रूप से एक छोटा देश है और ऐसे में भारत को इसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए और भारत को यह भी विचार करना चाहिए कि श्रीलंका के भय और संदेह को कम कैसे किया जाए। पीपल टू पीपल वार्ता के संदर्भ में कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन, शैक्षिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इनमें दोनों देशों के बीच लोगों की बीच समझ और सद्भावना और अधिक गहन हो सकती है। अब जानते हैं भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में कि सुर्खियों में क्या रहा है। कि हाल ही में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत और फ्रांस ने होराइजन 2047 फ्रेमवर्क शुरू किया हुआ है, जिसमें 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। अन्य संबंधित तथ्यों में आता है कि इसमें पहला आता है कि होराइजन फ्रेमवर्क में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एकल उपयोग, प्लास्टिक को खत्म करना और 5 वर्ष का शेंगेन वीजा जैसे विषय इसमें शामिल है, जिसमें दोनों देशों ने सुरक्षा गृह लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 स्तंभों को अपनाया, जिसमें ये स्तंभ अगले 25 वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसमें दोनों देशों ने विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर संबंधों को मजबूत किया हुआ है। अब जानते हैं भारत और फ्रांस के संबंधों के बीच सहयोग के क्षेत्र के बारे में कि पहला आता है रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के संदर्भ में कि फ्रांस भारत की रक्षा आधुनिकीकरण प्रयासों में सहयोग कर रहा है और ऐसा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सहायता से स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं और संयुक्त उद्यमों को सक्षम बनाकर किया जा सकता है। फ्रांस भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा रहा है, जिसमें P-75 स्कॉर्पियन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और राफेल विमान इसके प्रमुख उदाहरण रहे। आर्थिक सहयोग के संदर्भ में देखते हैं कि भारत ने फ्रांस का 11वां सबसे बड़ा निवेशक रहा है, जिसमें अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक भारत में 10,389 मिलियन अमेरिकी डॉलर FEI स्टॉक का निवेश किया गया है। हाल ही में भारत में MPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और फ्रांस के लाइरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य फ्रांस और यूरोप के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित सेवाओं की शुरुआत की गई, जिसमें NIPL भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधीन एक सहायक इकाई है। आतंकवाद से निपटने के संदर्भ में कि दोनों देशों में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का व्यापक अभिशमन को अपनाने के लिए मिलकर कार्य करने पर संकल्प लिया गया है। विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में देखते हैं कि हाल ही में फ्रांस की विकास
संस्था एजेंस फ्रांस द डेवलपमेंट ने भारत को 200 मिलियन यूरो आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी उपायों, समाज के सबसे कमजोर वर्गों का समर्थन करना है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के संदर्भ में कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई है, जिसमें सौर संसाधनों से संपन्न देशों के बीच सहयोग हेतु एक समर्पित एक मंच रहा है। सामरिक स्वायत्तता के संदर्भ में देखें कि फ्रांस भारत की सामरिक संबंध एक दूसरे की सामरिक स्वायत्तता के सम्मान पर आधारित होती है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में देखें कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए भारत के दावों का समर्थन करता है। इसके संदर्भ में अब आता है कि फ्रांस ने निम्नलिखित संस्थाओं में भारत को शामिल करवाने में सहयोग किया है। कौन कौन सी संस्था रही है जिसमें भारत का फ्रांस ने सपोर्ट किया है? जैसे पहली आती है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR, और दूसरी आती है बॉसिनॉर व्यवस्था, और तीसरी आती है ऑस्ट्रेलिया समूह में इसने भारत को शामिल करवाने में सहयोग किया है। भू सामरिक स्थिति को देखते हैं कि दोनों देशों में एक स्वतंत्र नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित हेतु प्रतिबद्ध है, जिसमें वर्ष 2018 में भारत और फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग के बीच संयुक्त सामरिक विजन पर सहमत हुए हैं। इस रोड मैप के तहत दोनों देशों ने अन्य देशों में एक हिंद प्रशांत फ्रांस विकास कोष गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समूह गठित करने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका उद्देश्य अफ्रीका की पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर तक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अब आता है भारत फ्रांस की में भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा के मुख्य निष्कर्ष के संदर्भ में देखते हैं कि फ्रांस की यात्रा जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई तब उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट दस्तावेजों पर साइन हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई, इनके संदर्भ में देखते हैं कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने सहित उत्पादों में होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता प्रकट की गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रोड मैप अपनाया गया। मार्शले भारत के महावाणिज्य दूतावास और हैदराबाद के ब्यूरो डी फ्रांस खोलने की व्यवस्था की घोषणा की गई। फ्रांस संधारणीय शहरों पर भारतीय कार्यक्रम के दूसरे चरण सिटीज 2.0 का समर्थन करेगा। इससे जर्मनी और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से वित्त पोषित करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स टोटल एनर्जी गैस एंड पावर लिमिटेड के बीच हेड ऑफ एग्रीमेंट किया गया है, जिसका उद्देश्य एक दीर्घकालिक ध्रुवीकृत प्राकृतिक गैस बिक्री और खरीद समझौता करना है, इसके समर्थन में। अब आता है कि भारत और फ्रांस के संबंधों के कालक्रम को देखते हैं कि वर्ष 1947 में भारत ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और 1962 में 1954 की दिल्ली संधि के बाद 5 प्रमुख फ्रेंच बस्तियां भारत को वापस सौंप दी गईं और 1998 में रणनीतिक हिस्सेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। अब आता है कि भारत और फ्रांस के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती हैं, दोनों के संबंधों के बीच क्या क्या चुनौतियां हैं। पहली आती है कि फ्रांस चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है और भारत ने हमेशा BRI का विरोध किया है, क्योंकि BRI भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करती है। राफेल विमान की डिलीवरी में विलंब हुआ है और बिचौलियों पर भ्रष्टाचार कर आरोप लगाया गया है। द्विपक्षीय व्यापार क्षमता में काफ़ी कमी आई है, जिसमें फ्रांस के साथ व्यापार भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केवल 1.41% है, जिसमें जैतपुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को लेकर तकनीकी, वित्तीय और नागरिक परमाणु दायित्व संबंधी मुद्दे विद्यमान हैं, जिनका दोनों पक्षों पर समाधान किया जाना भी अभी शेष है। अब जानते हैं आगे की राय में कि इसमें देखते हैं कि इसके क्या सुझाव हैं। कि पहला आता है कि रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना, कि रुकी हुई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जा सकता है और इस समूह में इन परियोजनाओं को पूरा करने में बाधा डालने वाले कारकों का उचित समाधान करेगा। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता कि भारत फ्रांस के साथ अपने सकारात्मक संबंधों को भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते और निवेश समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकता है। नागरिक समाजों को जोड़ने के संदर्भ में कि साझेदारी को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भारत और फ्रांस के नागरिक समूहों के बीच बेहतर संबंध रहे और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के संबंध को मजबूत करने के संदर्भ में कि भाषाई विविधता लोगों के आवागमन की एक बड़ी बाधा है, जिसके लिए महत्वपूर्ण होगा कि शैक्षणिक संस्थानों में फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया जाए और एक मजबूत साझेदारी में व्यवसाय से व्यवसाय पीपल टू पीपल संपर्क विकसित किए जाने की आवश्यकता है। अब आता है नेबरहुड फर्स्ट नीति के बारे में कि हाल ही में विदेशी मामलों की संबंधित समिति ने भारत की नेबरहुड नीति पर 22वीं रिपोर्ट संसद को सौंपी हुई है।
आप जानते हैं कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के बारे में, कि इसके अंदर में पहला पॉइंट आता है कि इस नीति को पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया है, जिसका आधार है कि पड़ोसी देशों के साथ परस्पर परामर्श और गैर पारस्परिक परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना है। इसमें बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति के सिद्धांत को इस्तेमाल किया जाता है। यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह भारत के बाह्य खतरों को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करता है, और दूसरा आता है कि यह संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों में आवश्यक समर्थन प्राप्त करता है, और तीसरा आता है कि संबंधित क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना आदि इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। फिर आता है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में पहली चुनौती आती है कि पड़ोसी देशों में अस्थिरता का होना, कि भारत के पड़ोसी देशों में प्राय अस्थिरता बनी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए भारत और म्यांमार और पाकिस्तान के प्रशासन के समक्ष संकट का पैदा होना। फिर आता है आर्थिक संकट के संदर्भ में देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर बनी हुई है, जिसमें उदाहरण के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान कोविड महामारी के बाद से अति मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। बाहर सीमा संबंधी मुद्दे के संदर्भ में देखते हैं कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए एक प्रमुख बाधा सीमा बना हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए पाकिस्तान और नेपाल के साथ क्रमशः कश्मीर और काला पानी विवाद, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ समुद्री विवाद आदि होता है। सीमा पार घुसपैठ और अवैध प्रवासन से संबंधित मुद्दों में देखते हैं कि भारत के समक्ष सीमा पार घुसपैठ और अवैध प्रवासन संबंधी समस्याएं भी बनी हुई हैं, जिसमें उदाहरण के लिए उग्रवादी, अवैध आप्रवासी पाकिस्तान, बांग्लादेशी और म्यांमार की खुली सीमाओं में प्रवेश में करते हैं। नदी जल बंटवारे के संदर्भ में देखते हैं कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद बना हुआ है, जिसमें तीस्ता और सिंधु नदी जल के बंटवारे को लेकर क्रमशः पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है। आप जानते हैं बेहतर पड़ोसी नीति के लिए समिति की सिफारिशों के संदर्भ में कि संबंधी अवसंरचना में सुधार में कि इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक एकीकृत चेक पोस्ट या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन या बॉर्डर हॉट बनाए जाने चाहिए। लोगों के बीच संबंधों में सुधार होगा कि पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा सभी पड़ोसी देशों के साथ समान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को साझा करना चाहिए। यह आवश्यक है कि भारत सभी पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए तैयार रहेंगे, ताकि उभरती चुनौतियों को समाधान किया जा सके और पहले से चल रहे उपायों जैसे मानवतावादी सहायता, विकासात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वयन, लाइन ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था आदि को जारी रखा जाना चाहिए। इसके संदर्भ में आप जानते हैं पड़ोसी देशों में भारत के द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में पहली आती है कि अफगानिस्तान में डेलाराम से जरांज तक सड़क और संसद भवन जैसी अवसंरचनाएं परियोजनाएं, मालदीव से ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना। दूसरी आती है भूटान की पंचवर्षीय योजना जो विकासात्मक सहायता प्रदान करती है, और तीसरी आती है मानवीय सहायता, कोविड-19 टीकों की खुराक प्रदान करना, आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन सहायता जैसे नेपाल में ऑपरेशन मैत्री, श्रीलंका में यूपीआई भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू करके भुगतान में रुपे कार्ड के उपयोग को सक्षम करके वित्तीय भुगतान प्रणालियों को आसान बनाना है। इसके संदर्भ में इसके भारत के द्वारा पड़ोसी देशों को की गई प्रमुख पहलें हैं। अब इसको निष्कर्ष के तौर पर समझते हैं कि भारत के पड़ोसी देश अलग अलग कारकों जैसे कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक कारकों को साझा करते हैं और उनकी नीतियों का सभी परस्पर प्रभाव पड़ता है, और इसलिए इन देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना भारत की समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। अब जानते हैं भारत की ऊर्जा कूटनीति के बारे में कि हाल ही में भारत की ऊर्जा कूटनीति के भाग के रूप में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ विद्युत के व्यापार का विचार कर रहा है। विद्युत का यह व्यापार म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से किया जा रहा है। अब जानते हैं कि ऊर्जा कूटनीति से क्या तात्पर्य है, कि इसके अंतर्गत आता है कि यह सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में जुड़ी विदेशी गतिविधियों से संबंधित होता है। इन गतिविधियों का लक्ष्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, साथ ही यह ऊर्जा क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना ही इनका लक्ष्य है। ऊर्जा कूटनीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसमें पहला आता है कि समाज के लिए ऊर्जा के एक संधारणीय स्रोत को सुरक्षित करने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि को भी सुनिश्चित करना है, और दूसरा आता है राष्ट्रीय स्थिर खतरों जोखिमों का सामना करने, उन्हें कम करने या समाप्त करने के लिए ऊर्जा क्षमताओं की विदेशी नीति के साथ एक साधन के रूप में प्रयोग करना है। अब आता है कि भारत ऊर्जा कूटनीति को कैसे अपना रहा है, जिसके अंतर्गत पहला आता है विद्युत पारेषण के संदर्भ में कि 2014 में हस्ताक्षरित विद्युत सहयोग पर सार्क ऊर्जा समझौते का हिस्सा रहा है, जिसमें भारत नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की विद्युत निर्यात करता है। भारत ने विद्युत के आयात और निर्यात के लिए दिशा निर्देश 2018 जारी किए हुए। फिर दूसरा आता है नवीनीकरण ऊर्जा पारेषण के संदर्भ में
कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल, इसके तहत अलग अलग क्षेत्रीय ग्रिडों को एक साझी ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिसका उपयोग नवीनीकरण ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा। फिर आता है पाइप कनेक्टिविटी के संदर्भ में कि इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तापी पाइपलाइन परियोजना में तुर्कमेनिस्तान में शीर्ष 3 देशों के साथ प्राकृतिक गैस भेजा जाएगा। परमाणु ऊर्जा सहयोग के संदर्भ में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, भारत जापान असैन्य परमाणु समझौता रहा। और जल विद्युत सहयोग में देखते हैं कि इसमें भारत भूटान के ताला, चूखा, कुरिचू, मंगदेछू जल विद्युत सहयोग यंत्रों से विद्युत आयात करता है। और भारत नेपाल की कई विद्युत परियोजनाओं में भी शामिल है, जिसमें महाकाली संधि, ऊपरी कर्णाली परियोजना, अरुण परियोजना आदि शामिल हैं। अब आता है कि भारत की ऊर्जा कूटनीति के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में पहली आती है एकल क्षेत्रक में भारत की निर्भरता आती है, जिसमें भारत तेल और गैस की अपने आयात में 60% फारस की खाड़ी से आयात करता है। दूसरा आता है विद्युत शुल्क में, तीसरा आता है तकनीकी बाधाओं का होना, चौथा आता है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, पांचवा आता है कोयले पर अत्यधिक निर्भरता, और छठा आता है कि ऊर्जा अवसंरचनाओं से संबंधित बाधाएं, जिसमें सीमाओं के पार पाइपलाइन, ट्रांसमिशन ग्रिड जैसी ऊर्जा अवसंरचना का विकास और उसका रखरखाव करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। आगे की राय में देखते हैं कि इसमें आयात के विविधीकरण के संदर्भ में समझे कि भारत को कुछ विशिष्ट देशों या क्षेत्रों के निर्भर रहने की बजाय उसके आयाती स्रोतों में विविधता लानी चाहिए, जिसमें वर्तमान में तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश से साथ विश्व की 15 देशों की 32 तेल और गैस परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी है। दूसरा आता है भौगोलिक लाभ के संदर्भ में देखते हैं कि भारत ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों की निकट अवस्थिति है, इसलिए भारत अपनी रणनीतिक अवस्थिति का उपयोग इस क्षेत्र में तथा वैश्विक स्तर पर देश की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। निवेश और वित्तीय संसाधन संदर्भ में देखते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र की अत्यधिक पूंजी और तकनीकी गहन क्षेत्रक होता है, जिसमें इस प्रगति को देखते हुए भारत ने 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्रक में सौर ऊर्जा के लिए $2 बिलियन भी निर्धारित किया हुआ है। और बेहतर निगरानी और सहयोग के संदर्भ में दोनों में एक सुविनियमित और पारदर्शी बाजारों में विद्युत के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित हो जाएगा। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कि यह भारत की ऊर्जा कूटनीति का एक साधन है, जिसमें वर्तमान में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत किसी विशेष एजेंसी की स्थापना नहीं की गई है, जिसमें IEC नवीनीकरण ऊर्जा विशेष रूप से सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, प्रसारित करने और सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। IEC वैश्विक सौर क्षमता के निर्माण हेतु वैज्ञानिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। भारत भविष्य में ठीक उसी प्रकार से नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है, जिस प्रकार से पिछली शताब्दी में मध्य पूर्व के देश जीवाश्म आधारित ईंधन के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे थे। IEC भारत के लिए एक सहयोग मंच के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें सौर क्षेत्रक से संबंधित सामान्य मानकों पर वैश्विक सहमति बनाना आसान हो गया और वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर निवल शून्य उत्सर्जन का स्तर हासिल करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ेगी। तथा IEC ने 2030 में सदस्य देशों में सौर क्षेत्रक में $1000 बिलियन का निवेश जुटाने और वितरित करने के लिए लगभग 32 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की हुई है। अब आता है कि भारत के विकास के वैकल्पिक मॉडल के संदर्भ में कि IEC विकास के लिए भारत का एक वैकल्पिक मॉडल है, जिसमें पारदर्शिता और समावेशी विकास जैसे मूल्यों पर आधारित है। यह OSOWG के लक्ष्य के साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक वैश्विक ग्रिड को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही इसका लक्ष्य घरेलू स्तर पर आवश्यक भूमि की कमी, सौर ऊर्जा के विकास हेतु उपकरणों के आयात में संबंधित मुद्दे और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में आने वाली समस्याओं को दूर करना और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। अब आता है बहुपक्षीय विकास क्षेत्रों को या विकास बैंकों को मजबूत करने के संदर्भ में कि हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह ने MDB की क्षमता के दोहन के रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत किया हुआ है। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि इसके अंतर्गत पहला तथ्य आता है कि बहुपक्षीय विकास बैंक संप्रभु राष्ट्रों द्वारा स्थापित सुपरनेशनल संस्थाएं होती हैं और ये देश ही इन संस्थाओं के शेयरधारक भी होते हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आदि ऐसी कुछ संस्थाएं रही हैं। इस रिपोर्ट में MDB के लिए ट्रिपल एजेंडे का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अंतर्गत
पहला आता है अधिदेश, दूसरा आता है वित्त और तीसरा आता है तंत्र के बारे में। अधिदेश के संदर्भ में देखते हैं कि इसके अनुसार निम्नलिखित तहरी भूमिकाओं जिसमें ट्रिपल मैंडेट को अपनाया गया जाना है, जिसमें चरम गरीबी को समाप्त करना, साझा समृद्धि को बढ़ावा देना तथा ग्लोबल पब्लिक गुड्स जैसे शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि में योगदान करना है। वित्त के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें वित्त 2030 तक सतत वित्त पोषण प्रतिबद्धता को 3 गुना करना। तंत्र के संदर्भ में देखें कि इसमें एक तीसरे वित्त पोषण तंत्र के गठन के लिए प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत निवेशकों के साथ उद्देश्यपूर्ण ढंग से सहभागिता के लिए लचीली और नवीनशील व्यवस्थाओं को अनुमति दी जाएगी। एमडीबी के महत्व के संदर्भ में देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध है स्तंभ है, जिसमें उदाहरण के लिए 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान एमडीबीज ने $22 बिलियन उपलब्ध कराए हुए हैं। विकासशील और अल्पविकसित देशों में समृद्धि को बढ़ावा देना की एमडीबी के नए बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा जैसी परियोजनाओं की सहायता से इन देशों में समृद्धि को बढ़ावा दिया है। निम्न लागत व लंबी अवधि वाला वित्त पोषण प्रदान करना कि विकासशील देशों ने सतत बुनियादी ढांचे पर किए गए व्यय को 2030 तक 4 गुना तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें एमडीबीज की अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके निवेश के उपयोग हेतु फ्रेमवर्क विकसित करके अप्रत्यक्ष रूप से निजी निवेश आकर्षित कर सकते हैं। अब जानते हैं एमडीबीज के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में कि इसमें पहला आता है कि एमडीबीज के समक्ष संरचनात्मक समस्याएं, जैसे इन संस्थाओं द्वारा अपनाए जाना एक फ्रेमवर्क काफ़ी पुराना है। दूसरा आता है कि कुछ एमडीबीज केवल क्षेत्रीय मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तीसरा आता है कि एमडीबी के बीच अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा और समन्वय होता है। चौथा आता है कि विकासात्मक वित्त पोषण हेतु मांग में वृद्धि आदि इसके संदर्भ में। अब आता है इनके समक्ष जलवायु परिवर्तन, महामारी, खुली सीमाएं, प्रवासन जैसी नई सीमा पारी चुनौतियां मौजूद हैं। इनके समाधान के लिए अधिक वित्तीय क्षमता और नए दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है, जो चीन के अलावा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु कार्यवाही व सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2030 तक प्रति वर्ष लगभग $3 ट्रिलियन के अतिरिक्त वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। शर्तों के साथ वित्त पोषण के संदर्भ में कि एमडीबी द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण कभी कभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की प्राथमिकता से भिन्न होते हैं, जिसमें नीतिगत शर्तों, कठोर नियमों, लंबी वार्ताओं और प्रक्रियाओं संबंधी उच्च अप्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। एमडीबीज पर फोकस पर विवाद के संदर्भ में कि यूएसए के नेतृत्व वाले कुछ शेयरधारक के एमडीबी के ऋण नहीं लेते और ये शेयरधारक एमडीबी पर दया दबाव डालते हैं कि वे निम्न आय वाले देशों पर अधिक फोकस करें और मध्यम आय वाले देशों को दिए जा रहे ऋण की समीक्षा करें, उन्हें ऋण देने से बचें। नए एमडीबीज के चीन की भूमिका की न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB के प्रभाव से निरंतर वृद्धि होने के कारण चीन इन एमडीबीज का उपयोग अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। ग्लोबल साउथ की चिंताओं के संदर्भ में देखते हैं कि एमडीबी को खाद्य ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, एनर्जी ट्रांजैक्शन आदि से संबंधित कई समस्याओं के प्रभावी आकलन और उनका समाधान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आता है कि भारत के संभावित लाभ क्या क्या है कि इसके संभावित लाभ है। पहला आता है कि विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अधिक वित्त तक पहुँच हो सकती है। दूसरा आता है कि परियोजनाओं के लिए त्वरित अनुमोदन में मदद मिल सकती है। तीसरा आता है कि एमडीबीज के जरिए वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। और चौथा आता है कि तकनीकी और नवाचार समर्थन को प्रोत्साहन मिल सकता है इसके संदर्भ में। अब जानते हैं एमडीबी को मजबूत करने और ट्रिपल एजेंडा को साझा करने या साकार करने हेतु सिफारिशों के संदर्भ में देखते हैं। पहली आती है कि एमडीबीज के विजन दस्तावेज में परिवर्तन करना, जो औपचारिक रूप से तहरी भूमिकाओं को अपनाना, जैसे गरीबी उन्मूलन, साझा समृद्धि को बढ़ावा देना और ग्लोबल पब्लिक गुड्स का समावेशन करना, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित सीमा पारीय चुनौतियों को इसके मिशन में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा आता है वित्त पोषण के स्तर में वृद्धि करने के संदर्भ में कि वर्ष 2030 तक एमडीबी के सतत ऋण स्तर को 3 गुना तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें ऑन अकाउंट नॉन कैंसलेशन फाइनेंस को बढ़ाकर प्रति वर्ष $300 बिलियन करना चाहिए और रियायती वित्त को बढ़ाकर प्रति वर्ष $90 बिलियन तक करना चाहिए। G20 के सदस्य देशों को वैश्विक चुनौतियों के लिए नए वित्त पोषण तंत्र स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। नए लोचशील कानूनों और संस्थागत तंत्र विकसित करने के संदर्भ में कि विशिष्ट एमडीबी गतिविधियों से जुड़ने के इच्छुक संप्रभु दाताओं के समूह, गैर संप्रभु निवेशकों के बीच संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। एमडीबी प्रणाली के बाहर आवश्यक सहायता गतिविधियों के संदर्भ में कि एमडीबी और वैश्विक वित्तीय संरचना के अन्य भागों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसमें सतत विकास लक्ष्य और जलवायु हेतु निवेश के लिए घरेलू स्तर पर संसाधनों को जुटाया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए वोटिंग के लिए अधिक न्यायसंगत हिस्सेदारी प्रदान करते हुए हरित परियोजनाओं के लिए एक रियायती ऋण देने वाली विश्व बैंक की एक शाखा के गठन की पूंजी जुटाना आसान हो सकता है।
और एसडीजी निवेश की व्यापक आर्थिक अनियमितताओं को पूरा करने के लिए एमडीबीज और आईएमएफ के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है ऑपरेटिंग मॉडल के संदर्भ में कि ऑपरेटिंग मॉडल के संदर्भ में एमडीबी को अपने परिचालन और वित्तीय व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसमें परियोजनाओं की तैयारी के लिए समय सीमा कम की जानी चाहिए और प्रक्रियाओं को विवेकपूर्ण बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एनडीबी ने परियोजनाओं के अनुमोदन में लगने वाले समय को घटाकर 6 महीने तक लाने के लिए स्थानीय सरकार की मंजूरी को मान्यता देने, प्रौद्योगिकी को अपनाने और कर्मचारियों के अतिरिक्त भार को कम करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक को परियोजनाओं के अनुमोदन में 2 से 4 वर्ष का समय लगता है और सतत विकास के लिए ज्ञान और सलाहकार सेवाओं का उन्नयन किया जाना चाहिए। अब आता है शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अब जानते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन के बारे में कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसकी स्थापना कब की गई, इसकी संरचना और सदस्यता और इसके कार्यों के बारे में जानते हैं। देखते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वह बीजिंग, चीन में है तथा इसकी स्थापना 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। इसके सदस्यों में ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, जिसमें 3 पर्यवेक्षक देश और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें भारत भी एक सदस्य के रूप में शामिल है। इसकी संरचना के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें राष्ट्राध्यक्षों की एक परिषद होती है, जिसमें निर्णय लेने की एक सर्वोच्च संस्था है, और सरकार के प्रमुखों की परिषद होती है जो दूसरी सर्वोच्च परिषद या संस्था होती है, और 2 स्थायी निकाय होते हैं, जैसे बीजिंग स्थित सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना इसके संदर्भ में होती है। इसके प्रमुख लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को देखते हैं कि इसमें सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना है, सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करना, तीसरी आती है सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना, चौथी आती है आतंकवाद पर मुकाबला करना, और शिक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा परियोजना आदि के सहयोग करना इसके संदर्भ में प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य है। अब जानते हैं शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं के बारे में। पहला आता है विषय के संदर्भ में कि टूवर्ड्स सिक्योर या टूवर्ड्स सिक्योर मतलब सिक्योर, एसईओ, यहाँ एसईओ से आशय है। एस मतलब होता है सिक्योरिटी ऑफ 4 सिटीजन, नागरिकों की सुरक्षा, और E4 होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, C4 होता है कनेक्टिविटी इन द रीजन की क्षेत्र में कनेक्टिविटी, U4 होता है यूनिटी, एकता, और R4 होता है संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान, और E4 होता है पर्यावरण संरक्षण। इसमें ज्ञातव्य होता है कि 2018 में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योर पद को प्रस्तुत किया था, और इस शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में ईरान को एक नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें इस शिखर सम्मेलन में एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की प्रभावी गतिविधियों पर भी ध्यान दिया गया है। अब आता है कि एससीओ के महत्व के बारे में। पहला आता है कि भारत के लिए भू राजनीतिक महत्व का होना, जैसे बहुगुटवाद और राजनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए एक भू राजनीतिक महत्व है, जिसमें भारत को विश्व में एक वैकल्पिक आर्थिक संरचना का हिस्सा बनने में मदद करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान, रूस और उस पर लगाए गए प्रतिबंध व्यापार को बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा आता है क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के संदर्भ में कि भारत क्षेत्र की सामरिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर देता है। एससीओ के तत्वाधान में अफगानिस्तान के साथ क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखने के लिए 2005 में अफगानिस्तान कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष में चर्चा और शांति पर भी जोर दिया जा रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, जिसमें निम्नलिखित परियोजनाओं के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत पाइपलाइन, और दूसरी आती है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, और तीसरी आती है चाबहार परियोजना इत्यादि होती है। क्षेत्रीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन करने के संदर्भ में कि भारत में एससीओ के तहत सहयोग के लिए निम्नलिखित 5 स्तंभों और फोकस क्षेत्रों का सृजन किया है, जिसमें पहला आता है स्टार्टअप और नवाचार, दूसरा आता है डिजिटल समावेशन, तीसरा आता है युवाओं को सशक्त बनाना, चौथा आता है परंपरागत चिकित्सा, और पांचवा आता है साझी बौद्ध विरासत, जिसमें काशी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आतंकवाद रोधी प्रयासों को बढ़ावा देने के संदर्भ में RATCS के तहत खुफिया जानकारी साझा करने और संस्थागत सहयोग के माध्यम से भारत के
आतंकवाद रोधी प्रयासों को मजबूत करना है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के संदर्भ में एससीओ देशों में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से उत्पादित होने वाले अफीम और हीरोइन की 80% आपूर्ति को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है और सामरिक खनिज संसाधनों तक पहुंच के संदर्भ में एससीओ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि यूरेनियम, हाइड्रोकार्बन तक भारत की पहुंच को बढ़ा सकता है। इसके संदर्भ में अब जानते हैं आरएटीएस के बारे में, जिसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में और यह एससीओ चार्टर तथा आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद से निपटने से संबंधित संघाई कनेक्शन या कन्वेंशन के रूप में कार्य करता है। 2001 में बिश्केक शिखर सम्मेलन के दौरान इसे स्थापित किया गया था और यह अपने सदस्य देशों में आतंकवादियों तथा आतंकवादी संगठनों के डेटा का एक डेटाबेस रखता है। इसके संदर्भ में अब आता है कि इसमें देखते हैं कि एससीओ के समक्ष चुनौतियों में पहली आती है सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों में। भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे सदस्य देशों के बीच आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, जिसमें विश्वास की कमी भी बनी हुई और इस संगठन में चीन की अत्यधिक सक्रियता इसकी शक्ति संबंधों को असंतुलित कर सकती है। दूसरी आती है पश्चिमी विरोधी समूह के बारे में कि इस संगठन को लेकर यह धारणा बनी हुई कि यह पश्चिमी विरोधी संगठन है, गठबंधन है, जिसके कारण यह व्यापक वैश्विक सहयोग के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करता है। भारत के राष्ट्रीय हितों के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाली परियोजनाएं। दूसरा आता है संरचनात्मक चुनौतियां और फिर नेक्स्ट आता है कि चीन रूस संबंधों को मजबूत होना है। आगे की राय में देखते हैं कि पहला आता है कि विकास के लिए बहुपक्षवाद का सहारा हो लेना। दूसरा आता है सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना। तीसरा आता है राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना। चौथा आता है विदेशी नीति की स्वायत्तता बनाए रखना, जिसमें क्वाड, ब्रिक्स, सार्क, आसियान जैसी अलग अलग क्षेत्रीय समूह राजनीतिक गठबंधन के संतुलित विकल्प प्रदान करते हैं। रचनात्मक भूमिका के संदर्भ में भारत एक रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए और इस दृष्टिकोण का उपयोग एससीओ को असहमति के बजाय समझौते को मंच बनाया जा सकता है। इसके संदर्भ में अब आता है काला सागर अनाज समझौते के बारे में कि हाल ही में रूस काला सागर अनाज समझौता से अलग हो गया है। इससे संबंधित तथ्य आते हैं कि रूस का दावा है कि समझौते के तहत उससे किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया, साथ ही उस पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के कारण उसे अभी भी अपने कृषि उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रूस के अनुसार समझौते के बाद यूक्रेन ने मुख्य रूप से उच्च एवं मध्य आय वाले देशों को निर्यात किया हुआ है और गरीब देशों को केवल 3% का निर्यात किया गया। अब जानते हैं कि काला सागर अनाज समझौता क्या है। यह अनाज समझौता जुलाई 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच संपन्न हुआ था। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता होती और यह समझौता खाद्य कीमतों में हुई वृद्धि को रोकने की दिशा में किया गया एक प्रयास है, जिसके तहत यह वृद्धि काला सागर में प्रभावी रूप से अवरुद्ध होने और इसके फलस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने के कारण हुई थी। यह समझौता यूक्रेन की 3 प्रमुख बंदरगाहों जिसमें चोर्नोमोर्स्क, ओडेशा, यजनी या पिवडेनी ने यूक्रेनी निर्यात के लिए एक सुरक्षित समुद्री गलियारे का भी प्रावधान किया करता है। यह समझौता 120 दिनों की अवधि के लिए किया गया है, जिसे बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प भी शामिल है। फिलहाल इसे 2 बार बढ़ाया गया है। अब आता है कि इसके संदर्भ में ये समझौते के समाप्त होने के प्रभाव में पहला आता है कि जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का होना, यूक्रेन के किसानों का प्रभाव होना, गरीबों पर असमान प्रभाव पड़ना, भारत में खाद्य तेल का प्रभाव होना और उर्वरकों की कमी होना। इसके संदर्भ में आगे की राय में देखते हैं कि यह विवाद के समाधान हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करना और उसमें सुधार करना, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार संबंधी मुद्दों ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता को दर्शाया हुआ है। वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, जिसमें राष्ट्रों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार करने के लिए संगठनात्मक योजना निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भावी विश्लेषण, उन्नत निगरानी, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता इसके संदर्भ में प्रमुख सुझाव हैं। अब जानते हैं कुछ सुर्खियों के बारे में। पहली आती है जैसे स्मार्ट पावर के बारे में कि स्मार्ट पावर के संदर्भ में क्या हाल ही में न्यूज़ रही। जैसे हाल ही में विदेश मामलों की मंत्रालय की संसदीय समिति ने स्मार्ट पावर के बारे में अपने विचारों को साझा किया। अब जानते हैं कि स्मार्ट पावर होता क्या है। अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री जोसेफ नील ने 2 प्रकार की विशिष्ट शक्तियों को बारे में बताया। पहली आती है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। यदि कोई देश अपनी सैन्य क्षमताओं और आर्थिक संसाधनों के माध्यम से किसी अन्य देश को प्रभावित करता है तो उसे हार्ड पावर कहते हैं, और सॉफ्ट पावर किसी देश की ऐसी क्षमता होती है जो बिना किसी दबाव के दूसरों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि हार्ड और सॉफ्ट पावर के अलावा एक और प्रकार की पावर होती है जिसे स्मार्ट पावर कहा जाता है। स्मार्ट पावर किसी देश की ऐसी क्षमता होती है जिसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों को ही तत्व शामिल होते हैं।
यह किसी देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रभावी और कुशल भूमिका को निभा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए नॉर्वे रक्षा के लिए उत्तर अटलांटिक संधि या नाटो में शामिल हो गया। हालांकि नॉर्वे ने अपनी शांति को या सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए विदेशी विकास सहायता और शांति मध्यस्थता को आगे बढ़ाने की नीति को विकसित किया हुआ है। विदेश मंत्रालय के अनुसार कि भारत मौजूदा दौर में वैश्विक स्तर पर स्मार्ट पावर की भूमिका निभा रहा है, जिसमें कूटनीति, अनुनय, क्षमता निर्माण, शक्ति एवं प्रभाव, रणनीतिक उपयोग, सामाजिक राजनीतिक वैधता के साथ लागत प्रभावी तरीके से किया जाता है। इसके संदर्भ में आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के संदर्भ में की भारत स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत शुरू की गई 2 ट्रैक संलग्नकर्ताओं में से एक के रूप में की गई है। यह वर्ष 2030 में एजेंडा की घोषणा 2021 में की गई, जिसका उद्देश्य जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा संबंधी साझा लक्ष्यों की दिशा में होने वाली प्रगति में तेजी करना है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग एक संलग्नता का दूसरा ट्रैक है, जिसमें SCEP के साथ प्रथम 2018 में एक रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया था। रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के स्तंभों के संदर्भ में पहला आता है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा स्तंभ, दूसरा आता है संधारणीय समृद्धि स्तंभ, विद्युत और ऊर्जा क्षमता स्तंभ, जिम्मेदारीपूर्ण तेल और गैस स्तंभ, फिर आता है इमर्जिंग फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी स्तंभ। इसके संदर्भ में प्रमुख स्तंभ आते हैं। फिर आता है कि भारत और अमेरिका द्वारा जारी संयुक्त घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं में देखते हैं कि पहले नंबर पर यह संयुक्त राज्य भारत नई उभरती नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यवाही मंच शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य साझा महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना है। दूसरा आता है कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी ऊर्जा भंडारण कार्यबल का गठन किया गया है, साथ ही इस दिशा में प्रयास करने और नवीनीकरण ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण में सहायता प्रदान की जाएगी। फिर आता है भारतीय एजेंसियों और अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी की शुरुआत की गई और दोनों देशों में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के बढ़ावा देने के लिए भारत ने नेट जीरो गांवों को विकसित करने की दिशा में कार्य करने पर सहमत हुए और इमर्जिंग फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी स्तंभ के तहत कार्बन फ्यूल कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड कैप्चर को शामिल किया गया है। इसके संदर्भ में अब आता है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने स्थानीय मुद्राओं के व्यापार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा के मुख्य बिंदु, जिसमें भारत संयुक्त अरब अमीरात ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली फ्रेमवर्क की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सीमा पार लेन देन के लिए एक भारतीय रुपये तथा संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम को उपयोग को बढ़ावा दिया गया। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में इनवॉइस जारी करने और भुगतान करने में सक्षम बनाए गए। इनसे INR, AED विदेशी मुद्राओं के व्यापार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और लेन देन की लागत, लेन देन के निपटान में लगने वाले समय में कमी आएगी, जिससे दोनों देशों में भारत के यूनिफाइड पेमेंट बैंक को UAE इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने पर सहमत हुए। भारत के लिए UAE के महत्व के बारे में कि UAE 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। साथ ही UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश भी रहा है। 2022 में UAE ने भारत के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। इसके संदर्भ में अब आता है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल या बिम्स्टेक के बारे में कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के साथ बंगाल की खाड़ी की पहल ने विदेश मंत्रियों की पहल बैठक थाईलैंड में संपन्न हुई। भारत में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक विदेशी मंत्रियों की अब तक की पहली बैठक में भाग लिया है, जिससे यह बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में एक बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी, जिसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। इसका जो गठन हुआ था वह 4 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ किया गया और इसका संक्षिप्त नाम BIST-EC है। म्यांमार को 1997 में, नेपाल को 2004 में, भूटान को 2004 में इस संगठन में शामिल होने के बाद 2004 में इप्स का बिम्स्टेक नाम रख दिया गया था और स्टार्टिंग में इसका नाम BIST-EC इसका नाम था, जिसमें 4 सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल थे और 2004 में नेपाल और भूटान और म्यांमार को 1997 में बिम्स्टेक में शामिल किया गया। फिर इसके बाद इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। अब जानते हैं बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य सिद्धांत के बारे में, जिसमें पहला आता है
जैसे संप्रभुत्व, समानता का होना, क्षेत्रीय अखंडता का होना, राजनीतिक स्वतंत्रता होना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पारंपरिक लाभ पर आधारित होता है। अब आता है कि भारत के लिए बिम्स्टेक के महत्व के संदर्भ में कि पहला आता है इसमें कि भारत की विदेश नीतियों अर्थात नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या ईस्ट पॉलिसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संपर्क बड़ी कड़ी के रूप में कार्य करता है। बांग्लादेश और म्यांमार के जैसे सदस्यों के सहयोग से स्थल रुद्ध पूर्वोत्तर भारत के लिए बेहतर ढंग के लिए किया जाता है और बिम्स्टेक से संबंधित चुनौतियों में आता है जिसमें आंतरिक आर्थिक एकीकरण का अभाव होना, खराब बुनियादी ढांचे के कारण व्यापार में बाधा आदि आता है। अब जानते हैं बिम्स्टेक के महत्व के बारे में कि यह इस समूह की वैश्विक जनसंख्या में 22% की हिस्सेदारी है। इन दोनों देशों में सकल घरेलू उत्पाद में संयुक्त रूप से $2.7 ट्रिलियन रहा है। विश्व की 1/4 व्यापारिक माल हर साल बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है और मुख्य फोकस क्षेत्र में व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन इसके संदर्भ में इसके प्रमुख महत्व है। अब आता है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के बारे में जिसमें भारत संयुक्त राष्ट्र के GCRG में शामिल हो गया है। मतलब ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में भारत संयुक्त राष्ट्र के इस ग्रुप में शामिल हो गया। इस ग्रुप की स्थापना 2022 में की गई थी जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा की गई थी और इस ग्रुप का गठन खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त से संबंधित या प्रति से परस्पर जुड़े संकटों के संबंधित तात्कालिक और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के समाधान करने और वैश्विक कार्यवाही के समन्वय के लिए किया गया। GCRG की देखरेख चैंपियन ग्रुप करता है जिसमें आता है बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार प्रमुख शामिल होते हैं। इन निर्णयकर्ताओं को सुविध देशों की मदद से समाधान खोजने और रणनीति विकसित करने के लिए मदद करता है। अब आता है स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और मिशन इनोवेशन के बारे में कि भारत ने 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक की मेजबानी की हुई है। इसके संदर्भ में इसकी थीम थी स्वच्छ ऊर्जा को मिलाकर आगे बढ़ना है। अब जानते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के बारे में कि यह होती क्या है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल यह एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच होता है जो वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करता है और इसकी सदस्यता में कुल 29 सदस्य देश है जिसमें भारत भी शामिल है और इसमें इसके प्रमुख 3 स्तंभ पर है जिसके आधार पर यह कार्य करता है जिसमें आता है CEM मिनिस्ट्रियल, CEM वर्क प्रोग्राम और CEM सचिवालय। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख आधार है। अब जानते हैं संबंधित जानकारी और शुरू की गई पहलों में जिसमें आता है स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय के बारे में कि यह एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है जिसका भारत भी एक सदस्य है। वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की और नीतियों का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत शुरू की गई पहलों में आती है कि स्वच्छ ऊर्जा समुद्री हब के संदर्भ में कि सभी क्षेत्रों के लिए एक सार्वजनिक निजी मंच होगा जो इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में होने वाले परिवहन के लिए कम तथा शून्य उत्सर्जन ईंधन का उत्पादन करने हेतु आवश्यक निवेश को जोखिम मुक्त बनाना होता है। मिशन इनोवेशन के बारे में कि मिशन इनोवेशन यह स्वच्छ ऊर्जा को सभी के लिए किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने का एक वैश्विक पहल है जिसका पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू किया गया था। इसका दूसरा चरण मिशन इनोवेशन 2.0 2021 में शुरू किया गया था। इसमें 23 देशों और यूरोपीय संघ शामिल है जिसमें भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। MI के अंतर्गत शामिल है जिसमें स्वच्छ हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा, संचालित भविष्य, शून्य उत्सर्जन पोत परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना आदि इसके संदर्भ में इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र शामिल हैं। फिर जानते हैं इसमें शुरू की गई पहलों में आता है कि MI 2.0 के तहत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज में R&D के लिए वित्त पोषण अवसर घोषणा पत्र 2023 की जारी किया गया। अब जानते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में कि यूनाइटेड किंगडम ने CPTPP में शामिल होने की संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं और यह जो संधि है वह एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसे 2018 में 11 देशों के बीच सहमति पर इस समझौते को अपनाया गया था। इन समय ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम है। इसमें 11 देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के सदस्य हैं। यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने वाला 12वां सदस्य है जिसमें की स्थापना के बाद से यह सम्मिलित होने वाला यूरोप का पहला देश होगा। 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने के बाद TPP की जगह CPTPP की स्थापना की गई थी। अब जानते हैं CPTPP के बारे में के महत्व के बारे में कि यह विश्व के
500 मिलियन उपभोक्ताओं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 13.5% का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यापारिक समूह है और यह समूह पर्यावरण और सीमा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और ये अधिकार विवाद समाधान द्वारा लागू किए जाते हैं। CPTPP सदस्य देशों के भीतर 98% वस्तुओं के निर्यात पर प्रशुल्क को समाप्त करता है और बाधाओं को कम करता है। अब आता है भारत CPTPP का हिस्सा क्यों नहीं है कि कृषि क्षेत्र में किसानों को लगातार सस्ती तथा सब्सिडी वाले निर्यात के कारण बाजार में होने वाले खतरे का सामना करना पड़ेगा और यह भारत की जेनेरिक दवा बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और भारत की विनिर्माण क्षेत्र शुल्क मुक्त व्यवस्था में आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम नहीं है। आप जानते हैं CPTPP में शामिल होने से भारत को क्या लाभ हो सकता है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि प्रतिस्पर्धात्मकता के तौर पर देखें कि यह भारत को टैरिफ कम होने से निर्यात कम खर्चीला हो जाएगा और जिससे भारतीय व्यवसायों को हिंद प्रशांत बाजारों में कम लागत पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। नए ग्राहकों की पहुंच होगी जिसमें जापान, मलेशिया, चिली सहित हिंद प्रशांत क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों में नई तरजीह पहुंच संभव होगी। बाजार की पारदर्शिता और स्थिरता होगी जिससे CPTPP के भागीदार देशों के बाजारों में व्यापार करने के लिए भारतीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं की बेहतर सुरक्षा, पूर्वानुमान और पारदर्शिता प्राप्त हो सकेगी। आप जानते हैं यूरोपीय स्काई फील्ड इनिशिएटिव के बारे में कि यह यूरोपीय स्काई फील्ड इनिशिएटिव क्या है। यह ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में शामिल हो गए हैं। यह जो ग्रुप है इसमें ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड को शामिल कर लिया गया। इसका लक्ष्य नाटो की एकीकृत वायु मिसाइल रक्षा को मजबूत करने के लिए एक यूरोपीय वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करना है और ऐसा यूरोपीय देशों द्वारा वायु रक्षा उपकरणों और मिसाइल को संचालित और अधिग्रहण करने के माध्यम से किया जाता है। पिछले वर्ष रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद जर्मनी ने इस पहल का नेतृत्व किया जिसमें ESSI सदस्य की संख्या 19 हो गई, जिसमें बेल्जियम, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, नॉर्वे, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम आदि शामिल हैं। आप जानते हैं ऑर्कनेय द्वीप के बारे में। ऑर्कनेय द्वीप ने यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर नॉर्वे को एक स्वशासित राज्य क्षेत्र बनने की मंशा प्रकट की हुई है। तो यह ऑर्कनेय द्वीप किससे अलग हुआ है? यूनाइटेड किंगडम या UK से अलग हुआ है और नॉर्वे में एक राज्य क्षेत्र के रूप में बनने की मंशा प्रकट की है। यह द्वीप जो है वह स्कॉटलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है और यह लगभग 70 द्वीपों का एक छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसमें केवल 20 मनुष्य की ही बसावट है। 15वीं शताब्दी के अंत तक यह नॉर्वे और डेनमार्क के शासन के अधीन था और इसके बाद यह स्कॉटलैंड के अधीन आ गया था। इसमें यूनेस्को को 4 विश्व धरोहर स्थित स्थल हैं जिसमें स्काराब्री, रिंग ऑफ ब्रोडगर, स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ स्टेननेस और मैशोबो चैम्बर्ड टॉम इसके अंतर्गत 4 प्रमुख वैश्विक धरोहर स्थल हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।